हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। रामस्वरूप कहते हैं कि यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक हैं। हाँ, हंसता हुआ थोड़ी देर बाद लड़के की तरफ मुखाबित होकर और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी है, कितने दिनों की और छुट्टी है। रामस्वरूप पूछते हैं लड़के से, जो लड़का उनकी बेटी को देखने आया है शंकर, उससे पूछते हैं कि बताइए कितने दिनों की छुट्टी है। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टी नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब बस एक साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हाँ हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ यहाँ पर। शंकर कह रामस्वरूप को पता है कि और 1 साल है उनका कोर्स कंप्लीट होने में, लेकिन यहाँ शंकर बात को टालता है और कहता है क्योंकि वह हो सकता है कि बैक हो गया हो, इसीलिए तो उसे वो कहता है कि नहीं, 1 साल नहीं, 1-2 साल बाकी है। क्यों? क्योंकि एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब अंतर रखता हूँ। गोपाल दास, बात यह है कि साहब, अब गोपाल दास उसके जो पिता हैं, शंकर के पिता, वह बात को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि साहब की यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल दास, अब वो दोनों रामस्वरूप और गोपाल दास पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। गोपाल दास, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में डेढ़ सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले। और अब तो बहु तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, मतलब तरह तरह के खेल, बहुत तरह के खेल होते हैं अब स्कूलों में, ये चर्चा कर रहे हैं। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस और न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर क्या मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीस निपोड़ते हैं, मतलब हंसते हैं और ये बातें करते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ, हंसता है। गोपाल दास, जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठते कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिए बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हंसता है, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हंसता है। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस भी समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ कर रहे हैं। रामस्वरूप हंसता है, तकल्लुफ किस बात की, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हंसता है, माफ कीजिए, जरा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाता है। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर कहता है, जी, कुछ खसाकर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या कहा। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हंसता है, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, जी नहीं 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 साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, जरा चीनी भी ज्यादा डालिए, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में काफी पानी काफी होता है, फिर चीनी भी कम
चीनी भी नाम के लिए डाली जाती है, जायका क्या रहेगा, मतलब चाय का स्वाद ही क्या बचेगा। राम स्वरूप हंसता है, कहते तो आप सही हैं, प्याला पकड़ाते हुए। शंकर, खसखसाकर सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, हूँ सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड से के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, ये एक व्यंग कर रहे हैं कि अगर टैक्स सरकार को लगाना ही है तो औरतों पर ये टैक्स लगाए कि जो औरत अपने आप को जितनी खूबसूरत समझती है वह उतना ज्यादा टैक्स देगी, तो टैक्स देने वालों को, औरतों को कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। तो ये व्यंग कर रहे हैं। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। और लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मतलब शंकर की ओर इशारा करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है कि बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए, मतलब एक औपचारिकता ही समझिए अब लड़की को देखना कि आपसे इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। रामस्वरूप हंसता है, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायजा जन्म पत्री तो मिल ही गया होगा। गोपाल प्रसाद पूछते हैं। रामस्वरूप, जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह तो ठीक ही कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर। शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना, मगर अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगे और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगे, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होते हैं औरत के नहीं। हंसता है शंकर भी, हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, यह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप। गोपाल प्रसाद, बस साहब, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताऊं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वगैरह तो खाता भी नहीं। रामस्वरूप हंसता है, मेज को एक तरफ सरका देता है, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई।
यहाँ पर उमा आती है पान की तस्तरी लेकर, और सादगी मतलब सिंपल से कपड़े पहने रहती है और गर्दन झुकी हुई, उसका सर नीचे की ओर झुका रहता है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे थे। राम स्वरूप, हाँ यही, हाँ लड़की आपकी लड़की है। लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी हाँ, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ रही थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो कुछ नहीं है? रामस्वरूप, जी साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई गाना शुरू करती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, वहां यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। उमा की आंखें शंकर की आंखों से मिल जाती हैं और उमा गाना रोक देती है, गाना वहीं पर रोक देती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा, चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैंने आपको बताना भूल ही गया है, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। हंसता है। गोपाल प्रसाद, ठीक ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा, चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुका है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज से, जरा मुंह तो खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं? बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, उनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस बकरियां हैं? उन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और आप हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और जरा अपने इस साहबजादे के से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? रामस्वरूप, चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका। रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। छड़ी ढूंढ कर उठते हैं। बीए पास, ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चले। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी
बैकबोन बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उसके लड़के के रुलाशापन। मतलब उनके बाबू गोपाल दास के चेहरे पर गुस्सा है और उनका लड़का का चेहरा जैसे रोने रोने को आया है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी खामोशी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। यानी उमा रोने लगती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की ओर देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है बच्चों। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।